अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम हिस्ट्री की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 5 का टॉपिक देखेंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दी सॉलिड्स। मैकेनिकल का मतलब होता है बच्चे, अगर कोई ऑब्जेक्ट है उनके ऊपर कोई फोर्स लगाई जा रही है तो वो कितना फोर्स को बेयर कर सकती हैं। ठीक है, मतलब अगर कोई फोर्स अप्लाई की जा रही है तो वो आइदर कोई मटेरियल उसको बर्दाश्त करेगा या टूट जाएगा, या किस तरह से वो बिहेवियर आगे रिस्पॉन्ड करेगा, उसको कहते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। तो आज हम बेसिकली स्टडी वही करना चाह रहे हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। हमारे पास कहते हैं, पहले तो हम बात करते हैं डिफॉर्मेशन क्या होती है। तो डिफॉर्मेशन का मतलब होता है डीफॉर्म होना, अपनी जो ओरिजिनल शेप है बच्चे उसका चेंज हो जाना। कहते हैं यूजुअली हम लोग जब एग्जांपल लेते हैं, हमने कोई एक सॉफ्ट सा रबर बॉल पकड़ा हुआ है अपने हाथ में, जब हम उसको स्क्वीज करते हैं, मतलब उसको दबाते हैं, फोर्स लगाते हैं इनवर्ड डायरेक्शन में, तो उसका वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, उसका वॉल्यूम चेंज हो जाता है, तो हम कहते हैं वो डीफॉर्म हो गया। क्यों? क्योंकि वो उसकी ओरिजिनल शेप जो है वो चेंज हो गई है। लेकिन जैसे ही आप फोर्स को ख़त्म करेंगे तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगा। तो ये डीफॉर्मेशन का केस है। पहले ये फॉर एग्जाम्पल ये एक फुटबॉल था, आपने इसको इनवर्ड फोर्स लगाई, इसको स्क्वीज किया, तो इसका जो वॉल्यूम है वो कम हो गया, ये थोड़ा सा साइज का छोटा हो गया, तो हम कहते हैं ये डीफॉर्म हुआ है। लेकिन जैसे ही आपने फोर्स खत्म किया है तो वापस अपनी असली हालत में आ जाएगा, तो हम कहते हैं ये हमारे पास ओरिजिनल शेप में आ गया। ठीक है, ये अब डीफॉर्म नहीं रहा। डीफॉर्म का मतलब होता है शेप में चेंज आना, जो स्टेट हो, चाहे वो किसी भी तरह से हो, अगर उसके इनिशियल स्टेट में चेंज आ रहा है, पहले इसका वॉल्यूम ज़्यादा था बाद में कम हो गया, तो हम कहते हैं डीफॉर्म हुआ। ठीक है, ये एग्जांपल ये वाली दे रहा है कि आपके पास एक रबर का फुटबॉल है, उसको आप स्क्वीज कर रहे हैं तो उसका वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो जाएगा, मतलब उसकी शेप चेंज हो जाएगी। बट जैसे ही आप हाथ को छोड़ देंगे तो ये अपनी असली हालत में वापस आ जाएगा। तो ये जो शेप में चेंज होना है इसको कहते हैं डिफॉर्मेशन। कहते हैं सिमिलरली इफ वी होल्ड टू एंड्स ऑफ द रबर स्ट्रिंग इन आवर हैंड एंड मूव आवर हैंड अपार्ट टू सम एक्सटेंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। कहते हैं इसी तरह से अगर आप रबर की पोनी लें या एक रबर लें, उसको हाथ में पकड़ के हाथों को दोनों साइड से दूर लेके जाएं, तो हमें पता है जैसे जैसे हम फोर्स लगाएंगे तो उसकी लेंथ जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, और जितनी फोर्स हम अप्लाई करेंगे उतनी उसके लेंथ में चेंज भी ज़्यादा आएगा, और जैसे ही हम लोग फोर्स लगाना बंद कर देंगे तो वो अपनी असली हालत में आ जाएगा। तो हम कहते हैं कि ये पहले वो डीफॉर्म हुआ है, लेकिन जैसे ही फोर्स लगाना बंद कर देता है वो अपनी असली हालत में वापस आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए इसकी एग्जांपल दे रहा है कि एक रबर है, आप उसको पकड़ के दोनों साइडों से खींचना शुरू कर दें, जितनी फोर्स लगाएंगे उसकी लेंथ उतनी बढ़ जाएगी। लेकिन जैसे ही ये हाथों को आप मतलब फोर्स लगाना बंद कर देंगे, वापस अपनी असली हालत में जो उसका साइज होगा उसमें आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ देखी कि अगर अगर हम लोग फोर्स रिमूव कर रहे थे तो ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल हालत में वापस आ रहा था। तो कहते हैं फ्रॉम दिस एग्जांपल्स वी कंक्लूड दैट द डिफॉर्मेशन जो हमारे पास आ रही है ऑब्जेक्ट में, ये कब आ रही है? जब आप कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें। अच्छा, डिफॉर्मेशन में जो चेंज है वो हमारे पास उसकी शेप में भी आ सकता है, उसकी लेंथ में भी आ सकता है, वॉल्यूम में भी आ सकता है। जैसे फुटबॉल में हमने देखा था उसकी शेप चेंज हो रही थी, रबर में देखा था हमने लेंथ चेंज हो रही थी, और किसी किसी में वॉल्यूम भी चेंज हो रहा होता है। ठीक है, तो सॉरी, फुटबॉल में वॉल्यूम चेंज हो रहा था। ठीक है, शेप भी किसी किसी में चेंज हो रही होती है। तो किसी चीज़ में भी, इन तीनों में से अगर किसी में भी चेंज आ रहा है, जब आप बाहर से फोर्स अप्लाई करते हो तो हम कहते हैं वो डीफॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब वो डीफॉर्मेशन हो किस तरह से रही होती है वो देखते हैं। वो इसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है। कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एटम्स आर यूजुअली अरेंज इन अ सर्टेन ऑर्डर। कहते हैं हमने क्रिस्टलाइन में पढ़ा था कि जो एटम्स होते हैं वो एक रेगुलर अरेंजमेंट में अरेंज हुए होते हैं, एक तरतीब से अरेंज हुए होते हैं। ये फॉर एग्जांपल एक यूनिट सेल है, यूनिट सेल बच्चे एक बेसिक सेल को कहते हैं, जो छोटे से छोटा हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये मेरे पास एक क्रिस्टलाइन मटेरियल है जिसमें एटम्स है ना वो एक तरतीब के साथ अरेंज है। और हमने केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि एटम्स के दरमियान जो इंटरएटॉमिक डिस्टेंस होता है वो फिक्स होता है। अब ये यहाँ पे इन एटम्स के दरमियान का डिस्टेंस जो है ये फिक्स है, ये नॉर्मल इक्विलिब्रियम सिचुएशन है। ठीक है, वो कहते हैं हमने क्रिस्टलाइन सॉल्यूशन में बताया कि एटम्स जो है वो अरेंज होते हैं। एटम्स जो होते हैं वो हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन में मतलब वहाँ पे मौजूद होते हैं, और ये इनके दरमियान का डिस्टेंस जो है वो डिपेंड करेगा कि एटम्स के दरमियान कितनी स्ट्रॉन्ग फोर्सेज है, कितने वीक है। अगर स्ट्रॉन्ग फोर्सेज होंगी तो ये डिस्टेंस कम होगा कंपैरेटिवली। ठीक है, तो इंटरएटॉमिक फोर्सेज जो होती हैं वो उनको आपस में जोड़ के रखती हैं। ठीक है, कहते हैं जैसे ही आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, ये नॉर्मल सिचुएशन थी, मतलब ये एटम्स के दरमियान ये स्पेसिफिक डिस्टेंस था, आपने फोर्स अप्लाई करना शुरू की। फोर्स दो तरह से अप्लाई की जा सकती है, या तो दोनों एंड्स को आप पकड़ के बाहर की तरफ खींचना शुरू करें। ठीक है, इसको हम कहते हैं स्ट्रेच करना शुरू करें। तो आपके पास क्या होगा, ये इसकी लेंथ में इजाफा होगा, मतलब ये जो साइज है ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा।
या फिर दूसरी सिचुएशन ये है कि आप इनवर्ड फोर्स लगाएं दोनों साइड्स पे, जिसको हम कहते हैं कंप्रेस करना कहते हैं, ठीक है। कंप्रेस करेंगे तो ये जो इंटरएटॉमिक डिस्टेंस है वो मजीद कम हो जाएगा। तो हम कहते हैं या तो आप स्ट्रेचिंग करते हैं या कंप्रेस करते हैं, तो ये हमारे पास उसका जो इंटरएटॉमिक डिस्टेंस है, जो एटम्स के दरमियान का डिस्प्लेसमेंट है इक्विलिब्रियम मीन पोजीशन से, वो या तो बढ़ जाता है वो ये कम हो जाता है। लेकिन जैसे आप फोर्स ख़त्म करते हैं तो अपनी असली हालत में वापस आ जाता है। तो बेसिकली अफेक्ट क्या हो रहा होता है, फोर्स अप्लाई करने से आपके पास अफेक्ट हो रहा होता है एटम्स के दरमियान का डिस्टेंस। तो यहाँ पे इसी चीज़ को कह रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स, जब आप एक्सटर्नल फोर्स दे रहे होते हैं, डिस्टॉर्शन अकर इन द सॉलिड्स बॉडीज बिकॉज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एटम्स फ्रॉम देयर मेन पोजीशन। कि पहले वो जहाँ पे मेन पोजीशन पे थे, अब वो मेन पोजीशन पे नहीं है, अब वो थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाते हैं अपनी पोजीशन से, जिसकी वजह से उसकी स्टेट थोड़ी सी चेंज हो जाती है। या तो उनका जो डिस्टेंस है वो अपनी मेन पोजीशन से मतलब ज़्यादा दूर चले जाते हैं या फिर ज़्यादा पास आ जाते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं बॉडी इन द स्टेट ऑफ द स्ट्रेस, और जैसे हमने देखा है कि आप फोर्स रिमूव करते हैं वो अपनी असली हालत में वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो आफ्टर द रिमूवल ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स द एटम्स रिटर्न टू देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन, और हम कहते हैं वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है जब एक्सटर्नल फोर्स किसी किस्म की नहीं होती। अच्छा, हमने एक चीज़ देखा कि जैसे ही आफ्टर द रिमूवल आपने फोर्स को रिमूव की, एटम जो अपनी ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गए और ऑब्जेक्ट भी अपनी ओरिजिनल शेप में आ गया। तो इस एबिलिटी को, जिसमें ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आप फोर्स पाई वाली रिमूव कर देते हैं वो वापस आ जाए, उसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे इलास्टिसिटी की डेफिनेशन है जो आपने याद कर, ये मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया है कि आफ्टर द रिमूवल ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है, जैसे आप अप्लाइड फोर्स जो है वो ज़्यादा नहीं करते, लेकिन जब आप उसको रिमूव करते हैं तो वो एबिलिटी बॉडी की कि वो ओरिजिनल शेप में वापस आ जाए, इसको नाम देते हैं इलास्टिसिटी का, ठीक है। तो आप के पास ये टॉपिक है डिफॉर्मेशन का। आप इसमें ये इलास्टिसिटी की डेफिनेशन लिखने के बाद इसमें बच्चे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ये फुटबॉल की लिख सकते हैं, आप ये रबड़ की लिख सकते हैं कि जैसे आप एक्सटर्नल फोर्स रिमूव करते हैं तो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, उनको हमने डिफाइन करना है। कहते हैं द रिजल्ट ऑफ द मैकेनिकल टेस्ट, कि जो मैकेनिकल टेस्ट होते हैं कि मैकेनिकल टेस्ट का मतलब है आपने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई की तो उसमें क्या चेंज आया, किस तरह से कितनी फोर्स लगाई, कितना उसमें चेंज आया, इधर उसकी लेंथ चेंज हुई, वॉल्यूम चेंज हुआ, ये क्या सिचुएशन हुई। कहते हैं मैकेनिकल टेस्ट के रिजल्ट्स को ना आप दो टर्म्स में लिखते हैं, एक तो स्ट्रेस में और एक स्ट्रेन में। स्ट्रेस का मतलब है आपने बाहर से कितनी फोर्स लगाई पर यूनिट एरिया, अगर किसी कोई ऑब्जेक्ट का कोई स्पेसिफिक एरिया था आपने कितनी फोर्स लगाई। स्ट्रेन का मतलब है चेंज कितना आया, फ्रैक्शनल चेंज, अगर पहले कोई लेंथ थी तो उस लेंथ की कितना हमारे पास चेंज हो गई है पहले की निस्बत, ठीक है। इन दो टर्म्स की फॉर्म में हम मैकेनिकल टेस्ट को मतलब किसी ऑब्जेक्ट को बताते हैं कि वो मैकेनिकली उसका कितना बेहतर है या किस तरह वो बेयर कर सकता है फोर्स को, इन दो टर्म्स की फॉर्म में हम एक्सप्लेन करते हैं। विच आर डिफाइंड एज अप्लाइड फोर्स एंड डिफॉर्मेशन। मैंने वही बात की, स्ट्रेस का मतलब होता है आपने किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई की है, ठीक है। और स्ट्रेन का मतलब है डिफॉर्म, चेंज कितना आया है, ठीक है। आगे इनको हम देखेंगे स्ट्रेस होता क्या है, प्रॉपर उसकी डेफिनेशन देखेंगे, स्ट्रेन की देखेंगे, फिर उनके टाइप्स देखेंगे। स्ट्रेस कहते हैं इट इज़ डिफाइंड एज ए फोर्स पर यूनिट एरिया टू प्रोड्यूस एनी चेंज इन द शेप, वॉल्यूम और लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि आप किसी भी पर्टिकुलर एरिया, यूनिट एरिया के ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई करते हैं। अब वो फोर्स अप्लाई करने से चेंज आना चाहिए, वो चाहे शेप में आ जाए, चाहे वो वॉल्यूम में आ जाए, चाहे वो लेंथ में आ जाए। तो हम इसको राइट डाउन कैसे करते हैं मैथमेटिकली, फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेस को वजह सिग्मा से लिखा जाता है, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। आप सिंपली सिंबल्स के जरिए भी लिख सकते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू एफ ओवर ए, ठीक है। यहाँ पे कहते हैं इसका जो यूनिट होगा, फोर्स का यूनिट क्या होता है बच्चे, न्यूटन, और एरिया क्या क्या होता है, मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ये यूनिट याद रखिएगा, ठीक है। आपके पास कहते हैं इसका एक और यूनिट भी है जिसका नेम है पास्कल। आपके पास प्रेशर का भी तो यही फार्मूला होता है, प्रेशर भी तो हम ऐसे डिफाइन करते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेस भी हम इसी तरह से डिफाइन कर रहे हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर का एक यूनिट पास्कल भी होता है, तो इसलिए हम कहते हैं अगर इन दोनों का फार्मूला सेम है तो इसका यूनिट स्ट्रेस का यूनिट पास्कल भी होगा, ठीक है। आगे कहते हैं स्ट्रेस की वजह से ना आपके पास चेंज किसी में भी आ सकता है, लेंथ में भी आ सकता है, वॉल्यूम में भी आ सकता है, शेप में भी आ सकता है। तो अगर इसी की बेस में ना हम स्ट्रेस को तीन टाइप्स में डिफाइन कर रहे हैं, एक टेंसाइल स्ट्रेस में, एक वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस में, और एक शेयर स्ट्रेस में। कि अगर कहीं पे फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट की लेंथ चेंज हो जाए, ये देखिए चेंजेस इन लेंथ, तो उस फोर्स को हम नाम देंगे टेंसाइल स्ट्रेस का,
ठीक है। अगर कहीं पे फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट की लेंथ चेंज हो तो हम कहेंगे कि वो स्ट्रेस, वो फोर्स कौन सी है, टेंसाइल स्ट्रेस है। और अगर कहीं पे ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम चेंज हो रहा हो तो हम कहेंगे वहाँ पे हमारे पास जो है जो फोर्स हमने लगाई वो कौन सी है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है। और कहीं पे शेप चेंज हो रही हो तो हम कहेंगे वो कौन सी है, शेयर स्ट्रेस है। लाइक मैंने आपको एग्जांपल दी थी, अगर आप फुटबॉल को स्क्वीज करते हैं, उसको कह लें कि फोर्स लगाते हैं, यहाँ पे फोर्स लगाने से अगर उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो यहाँ पे जो मैंने फिर फोर्स लगाई है, इस फोर्स को नाम देते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। ठीक है, कि अगर वॉल्यूम चेंज कर रहा है कोई स्ट्रेस तो वहाँ पे हमारे पास क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। और अगर लेंथ चेंज हो रही है फोर्स अप्लाई करने से तो ये जो फोर्स आप अप्लाई करेंगे या स्ट्रेस को अप्लाई करेंगे इसको हम नाम देंगे टेंसाइल। तो लेंथ में अगर चेंज आ रहा है तो वहाँ पे स्ट्रेस को नाम क्या देते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस। वॉल्यूम में चेंज आ रहा है तो उसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, और शेयर में आ रहा है तो उसको शेयर स्ट्रेस। तो ये इसकी टाइप्स आ जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने स्ट्रेस की डेफिनेशन करनी है, इसका यूनिट करना है, इसके अलावा इसकी टाइप्स करनी है। टाइप्स में ये याद रखिएगा, टेंसाइल स्ट्रेस होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होता है, शेयर स्ट्रेस होता है। आगे स्ट्रेन है, कहते हैं स्ट्रेन इज ए मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन, के स्ट्रेन बताता है कि चेंज कितना आया, डिफॉर्म कितना हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल शेप से। ठीक है, तो हमारे पास डिफॉर्मेशन बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज डिफाइंड एज फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। आपके पास भी ना अगर वन डिमेंशन में बात कर रहा है कि अगर हमारे पास फ्रैक्शनल चेंज बेसिकली इसको बोलते हैं, डिफॉर्मेशन जो स्ट्रेन होता है वो हम कहते हैं फ्रैक्शनल चेंज। अब वो लेंथ में भी हो सकता है, वॉल्यूम में भी हो सकता है, वो शेप में भी हो सकता है, लेकिन वो यहाँ पे कह रहे हैं अगर 1D केस में देखें। ठीक है, आपके पास अगर इसकी डेफिनेशन इसके यहाँ से याद रखें कि स्ट्रेन इज ए मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाइड, कि वो आपको बता रहा होता है कोई ऑब्जेक्ट जो है वो चेंज कितना हुआ है, उसकी डिफॉर्म बिगाड़ कितना पैदा हुआ है जब आपने स्ट्रेस को अप्लाई किया है। तो इसकी डेफिनेशन तो यही है आपके पास, मतलब पहली लाइन। आगे जैसे हमने टाइप्स की थी ना हमारे पास के स्ट्रेस की 3 टाइप्स होती हैं, शेयर स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। इसी तरह से कहते हैं हमारे पास स्ट्रेन को भी 3 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। एक हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेन होती है, शेयर स्ट्रेन होती है और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होती है। कहते हैं अगर 1D का केस है, अगर लेंथ के ऊपर फोर्स अप्लाई करें, जो लेंथ में हमारे पास चेंज आएगा उसको हम नाम देंगे टेंसाइल स्ट्रेन का। टेंसाइल विच इसको स्ट्रेन खाली लिखा हुआ है, इसको टेंसाइल स्ट्रेन कहते हैं। तो कहते हैं 1 डायमेंशन में स्ट्रेन डिफाइंड होती है फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। फ्रैक्शनल चेंज इनका मतलब है जो चेंज आया है उसको डिवाइड कर देंगे ओरिजिनल लेंथ के साथ। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक रबर थी, एक कह लें कि वायर थी, उसकी ओरिजिनल लेंथ ये कैपिटल L थी। आपने दोनों एंड्स के ऊपर फोर्स लगाना शुरू करें तो इसके ऊपर थोड़ी सी लेंथ इधर से बढ़ जाती है, थोड़ी सी लेंथ इधर बढ़ जाती है। अब आपने फ्रैक्शनल चेंज बताना है, कैसे कि आपके पास जो चेंज आया है इसको डिवाइड कर देना है ओरिजिनल लेंथ के साथ। तो इसको नाम देते हैं फ्रैक्शनल चेंज का, कि जो चेंज आया मतलब इस साइड से भी थोड़ी सी बढ़ गई, इस साइड से भी थोड़ी सी बढ़ गई, इसको डिवाइड कर देना है जो उसकी पहले लेंथ कितनी थी। तो इसको बच्चे टेंसाइल स्ट्रेन कहते हैं। टेंसाइल स्ट्रेन हमने टेंसाइल स्ट्रेस यही पढ़ा था ना, वो फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ चेंज करते हैं। अब फोर्स लगाने पे लेंथ में चेंज कितना आया उसको टेंसाइल स्ट्रेन बोलते हैं। ठीक है, तो ये चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहा है सिंस स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ द लेंथ इट इज डायमेंशन। कहते हैं अच्छा इसका कोई यूनिट या डायमेंशन नहीं होता स्ट्रेन का, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है। हाँ, ऊपर छोटी सी वैल्यू है, नीचे थोड़ी ज़्यादा ग्रेटर वैल्यू है। तो हम कहते हैं यहाँ पे इनका किसी किस्म का यूनिट नहीं होता। तो ये लाइन हाईलाइट लाजमी कर लीजिएगा, ये मोस्ट कॉमनली MCQ में आ जाता है कि ये हमारे पास रेशो होती है लेंथ्स की या रेशो होती है वॉल्यूम की, तो इसलिए इसका किसी किस्म का यूनिट नहीं होता, डायमेंशनलेस होती है। ठीक है, इफ स्ट्रेन इज ड्यू टू टेंसाइल स्ट्रेस इट इज कॉल्ड द टेंसाइल स्ट्रेन। मैंने वही बात कर दी है कि अगर लेंथ के ऊपर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, उसकी लेंथ चेंज हो रही है, तो वहाँ पे जो स्ट्रेन होगी फिर वो टेंसाइल स्ट्रेन होगी। या इसको आसान अल्फाज में इस तरह से भी कह रहा है कि अगर आपके पास जो स्ट्रेन है वो टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से आ रहा है, मतलब लेंथ के ऊपर फोर्स अप्लाई करने की वजह से लेंथ में चेंज आ रहा है, तो उसको हम नाम देंगे टेंसाइल स्ट्रेस का। ठीक है, स्ट्रेन का। एंड इट इज प्रोड्यूस एज रिजल्ट ऑफ कंप्रीहेंसिव स्ट्रेस, इट इज टर्म्ड एज ए कंप्रीहेंसिव स्ट्रेन। ठीक है, इसका दूसरा नेम क्या आ जाता है, कंप्रीहेंसिव स्ट्रेन भी आ जाता है। कंप्रीहेंसिव, सॉरी विच नेम वर्ड, कंप्रेसिव स्ट्रेस का है। ठीक है, कंप्रेसिव। कंप्रेसिव का मतलब है बच्चे यहाँ पे तो एक वायर थी ना, मैंने इसको दोनों साइड से खींचना शुरू किया था। अगर आप खींचने की बजाय इसको इनसाइड फोर्स लगाना शुरू करते, कंप्रेस करना शुरू करते, तो मे भी उसकी लेंथ थोड़ी सी चेंज हो जाती, पहले की निस्बत कम हो जाती। तो वो जो चेंज आता है उसको डिवाइड कर देते ओरिजिनल वैल्यू के साथ। तो कहते हैं अगर आप कंप्रेसिव स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, मतलब दोनों साइड से उसको कंप्रेस करना शुरू कर देते हैं, तो वो जो हमारी उसके लेंथ में चेंज आता है उसको कंप्रेसिव स्ट्रेन कहते हैं। लाइक
आप इसमें एग्जाम्पल बच्चे स्प्रिंग की भी ले सकते हैं कि अगर आप दोनों साइड से उसको खींचेंगे तो उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, स्ट्रेच उसको स्ट्रेट बोलेंगे। इसके ऊपर हम कहेंगे कि स्ट्रेस अप्लाई की जो स्ट्रेन चेंज उसका आएगा वो लेंथ में आएगा। लेकिन इसके अलावा वो कहते हैं स्ट्रेच करने की बजाय आप उसको कंप्रेस भी कर सकते हैं। कंप्रेस करेंगे तो लेंथ बच्चे हमारे पास उसकी निस्बत पहले की निस्बत शॉर्ट हो जाएगी। चेंज तो आया ना लेंथ में, अब कितना चेंज आया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ आ जाएगी। तो उस केस में आपके पास स्ट्रेन क्या होगी, वो कंप्रेसिव स्ट्रेन होगी, और जो हमारे पास स्ट्रेस होगा वो कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा। इसी तरह से अगर वॉल्यूम में चेंज आ जाए, फॉर एग्जांपल ये ओरिजिनल बॉक्स है, आप इसके हर डायरेक्शन के ऊपर फोर्स इनवर्ड अप्लाई करें तो उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। अब कितना वॉल्यूम में चेंज आया उसको हम फाइंड आउट करेंगे, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आपने निकालनी है तो हमारे पास क्या होगी, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। इसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहते हैं। इसी तरह से अगर शेयर स्ट्रेन है, फॉर एग्जाम्पल बच्चे ये बॉक्स है, उसको लोअर एंड से आपने ना यहाँ पे फिक्स कर दिया, लेकिन अपर एंड के ऊपर अगर आप फोर्स आगे की तरफ लगाना शुरू करें तो ये वाला जो ऊपर वाला फेस है वो थोड़ा आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब वो पहले यहाँ पे था, मतलब यहाँ पे वो आपके पास फेस था, लेकिन जैसे ही आपने इसको पकड़ के खींचना शुरू किया वो थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो गया। अब वो कितना शिफ्ट आगे हो गया वो ये देखिए डेल्टा एक्स बताया हुआ है। तो हमारी शेप जो है वो थोड़ी सी चेंज होगी। पहले वो स्ट्रेट बॉक्स था, मतलब लाइक अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, पहले ये कुछ इस तरह से बॉक्स पड़ा हुआ था स्ट्रेट, लेकिन बाद में आपने क्या किया, उसके ऊपर फोर्स, ये हमारे पास स्ट्रेट एक बॉक्स पड़ा था, आपने लोअर एंड को फिक्स किया, आपने अपर एंड के ऊपर ना फोर्स यहाँ पे लगाना शुरू की, इसको थोड़ा सा आगे खींचना शुरू किया। जब आप इसको आगे खींचना शुरू करेंगे तो ये देखिए पहले ये स्ट्रेट था, लेकिन बाद में ये फेस थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट हो गया। ये थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट हुआ है, वो कितना शिफ्ट हुआ है उसको डेल्टा एक्स बोलती है। और मैं कहती हूँ दो फेसेस के दरमियान जो हाइट थी वो वाई थी, और कितना शिफ्ट आगे हुआ है वो ये एंगल थीटा आपको बताएगा। तो बच्चे ये आपके पास एक ट्रायंगल सी बन गई है, इसके ऊपर आप टेन थीटा अप्लाई कर सकते हैं। टेन थीटा होता है क्या बच्चे, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। तो परपेंडिकुलर डेल्टा एक्स आ जाएगा, बेस हमारे पास वाई आ जाएगा। तो वो यहाँ पे ये कह रहा है कि वाई इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू फेसेस ऑफ द बॉडी के। फॉर एग्जाम्पल आपने इस फेस और इस फेस के दरमियान जो डिस्टेंस लिया था वो वाई लिया था, तो मतलब ये इसकी हाइट जो थी वो कितनी ली थी, वाई, मतलब दो फेसेस के दरमियान का डिस्टेंस। जब आपने ऊपर वाले फेस को आगे की तरफ खींचना शुरू किया, फोर्स लगाना शुरू किया, वो थोड़ा सा आगे की तरफ कह लें कि मूव कर जाएगा। तो स्लाइड कर रहा है अपर फेस थ्रू डिस्टेंस डेल्टा एक्स। स्लाइड का करने का मतलब है थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट हो गया है, तो हमारे पास जो शेयर स्ट्रेन आएगी वो हमारे पास बेसिकली ये एंगल थीटा बताएगा, वो टेन थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स ओवर वाई होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास टाइप सी स्ट्रेस स्ट्रेन की, ठीक है। आगे वो कह रहे हैं यूजुअली हमारे पास अगर ये थीटा बहुत ज़्यादा स्मॉल हो तो आप टेन थीटा को थीटा के इक्वल भी लिख सकते हैं, तो गैमा इज इक्वल टू थीटा आ जाएगा। अगर एंगल इतना ज़्यादा ना हो, टेन थीटा को किसके इक्वल लिखा जा सकता है, थीटा के इक्वल लिखा जा सकता है। तो ये हमारे पास याद रखिएगा टॉपिक है किस तरह से स्ट्रेस की डेफिनेशन है, यूनिट है, फॉर्मूला है, और स्ट्रेस के टाइप्स हैं। यहाँ से उसके टाइप स्टार्ट हो रही है, टेंसाइल स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस, ठीक है। आगे स्ट्रेन की डेफिनेशन है, उसके बाद स्ट्रेन की टाइप्स हैं, टेंसाइल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और शेयर स्ट्रेन, ठीक है। तो ये उस केस में आ जाएगा, उसमें आपने डिफाइन करना है, उनका फार्मूला लिखना है, साथ में ये फिगर ड्रॉ कर दीजिएगा, साथ में ये जो तीन फिगर्स हैं और मतलब फार्मूला लिख दीजिएगा। और याद रखिएगा स्ट्रेन का किसी किस्म का यूनिट नहीं होता। आगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है आपके पास बच्चे फर्स्ट ईयर में, तो पहले जो था हमारे पास ये बेसिकली सेकेंड ईयर का चैप्टर है जो फर्स्ट ईयर में ऐड किया हुआ है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तीन तरह के मॉडुलस डिफाइन किए थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यंग्स मॉडुलस को लिख दिया गया बुक में, तो सिर्फ इसी को कर लेते हैं। तो यंग्स मॉडुलस क्या है, कहते हैं स्ट्रेस पर यूनिट एरिया पर यूनिट स्ट्रेन इज कॉल्ड द यंग्स मॉडुलस। कि आपने स्ट्रेस कितनी अप्लाई की लेंथ के ऊपर, उसकी लेंथ में कितना चेंज आया, उसको यंग्स मॉडुलस कहते हैं। तो ये देखिए टेंसाइल स्ट्रेस का मतलब है लेंथ के ऊपर कितना आपने स्ट्रेस अप्लाई किया और लेंथ में चेंज कितना आया, इन दोनों की रेशो को आप नाम देते हैं यंग्स मॉडुलस का। ये एक छोटा सा आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है जो आ सकता है या एमसीक्यू में या न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होता है। स्ट्रेस का फार्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। आप चाहे लेंथ के ऊपर लगाएं, चाहे वॉल्यूम के ऊपर लगाएं, चाहे शेप के पर चेंज करने के लिए लगाएं, तो स्ट्रेस का फार्मूला यही होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। लेकिन हाँ टेंसाइल स्ट्रेन हमने पढ़ा था, वो डेल्टा एल ओवर एल होती है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ होता है ना। स्ट्रेन में याद रखिएगा हर एक के लिए फार्मूला चेंज हो जाएगा। वॉल्यूमेट्रिक में ये होगा, शेप में डेल्टा एक्स ओवर वाई होगा, और लेंथ में डिफरेंट होगा, डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल होगा। तो आपने इसकी वैल्यू डाल दी बच्चे, तो हमारे पास कहते हैं इसका सेम फार्मूला यूनिट वही होता है जो हमारे पास स्ट्रेस का होता है। क्यों, क्योंकि बच्चे ये तो रेशियो है ना स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन की, स्ट्रेन का तो यूनिट ही नहीं होता, तो फिर बाकी यूनिट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, स्ट्रेस के ऊपर करेगा। तो जो स्ट्रेस का यूनिट होता है वही हमारे पास किसका होगा, स्ट्रेन का होगा। ये एमसीक्यू में आ जाता है, यंग्स मॉडुलस का यूनिट क्या है, तो इसका यूनिट वही होता है जो स्ट्रेस का यूनिट होता है, ठीक है। आगे कहते हैं हमारे पास
डिफरेंट मेथड्स हैं जिसमें आप यंग्स मॉडुलस को डिटर्मिन कर सकते हैं। हमारे पास एक मेथड हम डिस्कस करेंगे अभी, सार्लिस मेथड। ये हमारे पास आज का टॉपिक है। ये देखिए हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रेस स्ट्रेन, मतलब स्ट्रेस की डेफिनेशन लिखेंगे, स्ट्रेन की डेफिनेशन लिखेंगी, और यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस बेसिकली रेशियो होती है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन की, और इन सब के यूनिट्स लिखने हैं। स्ट्रेस में हमने पढ़ा था फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, यंग्स मॉडुलस का वही यूनिट होता है जो हमारे पास स्ट्रेस का होता है। तो ये शॉर्ट फॉर्म में है, लेकिन मोस्ट कॉमनली इसकी टाइप्स भी पूछ ली जाती हैं, वो चैप्टर के अंदर से ही हैं। तो इसको देख लीजिएगा। जैसे फर्स्ट वाले पैसेज में सिर्फ आपने इलास्टिसिटी की डेफिनेशन, इसकी एग्जांपल करनी है। डिफॉर्मेशन की डेफिनेशन देख लीजिएगा, एनी चेंज इन शेप, लेंथ और वॉल्यूम, ठीक है। आगे स्ट्रेस स्ट्रेन की डेफिनेशन कर लीजिएगा, ये लाजमी कर लीजिएगा। मैकेनिकल टेस्ट दो पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन के ऊपर। स्ट्रेस की डेफिनेशन, इसके टाइप्स ये अलग से चैप्टर के अंदर से भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। राइट ऑन डिफाइन स्ट्रेस एंड राइट ऑन इट्स टाइप्स, ठीक है। तो आपने इन तीन टाइप्स को बताना है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस। इसी तरह से स्ट्रेन और इसकी तीन टाइप्स देख लीजिएगा, ये अलग से भी पूछ ली जाती है। और एक्सरसाइज में जैसे क्वेश्चन बन रहा है वो भी मैंने आपको बता दिया है। स्टिल इससे रिलेटेड मुझे कुछ पूछना हो मेरे से कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।